देखो बेटा, हमने पहला पार्ट पढ़ा था, एक कविता थी वह चिड़िया जो, उस कविता को हमने अच्छी तरह पढ़ लिया था। उसके कुछ प्रश्नोत्तर भी आपको मैंने दिए थे। आज हम एक नया पार्ट शुरू करते हैं, ठीक है, और पार्ट का नाम है बचपन, ठीक है ना। पार्ट का क्या नाम है? बचपन। ये जो पूरा पार्ट है अपना, और यह पार्ट है वो, इसके लेखिका है कृष्णा सोबती। कौन लेखिका है? कृष्णा सोबती। लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा उनके बचपन के बारे में लिखा हुआ एक पार्ट है, और इस पार्ट को हम पढ़ेंगे। देखो, बचपन शब्द आते ही हमें बहुत कुछ बातें याद आ जाती हैं, और आप तो अभी वही जीवन लगभग जी रहे हैं जिस जीवन के बारे में, जिन दिनों के बारे में लेखिका लिख रही है, अपने बचपन के बारे में लेखिका लिख रही है, वे दिन अभी आप जी रहे हैं। तो वास्तव में वे दिन कितने कीमती होते हैं, कितने मजेदार होते हैं, यह सब कुछ हम ये पाठ पढ़ेंगे तो हमें देखने पढ़ने को मिलेगा। जब भी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, और आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम धंधा, नौकरी वगैरह जो भी करेंगे, जहाँ भी रहेंगे, तब आपको वे बचपन के दिन याद आएंगे। बचपन की बहुत सारी बातें याद आएंगी, बहुत सारी शरारतें याद आएंगी, सब कुछ जो बचपन वाला खेल है वो याद आएगा। तो बचपन, लेखिका ने भी अपने बचपन को याद करके उन दिनों के बारे में लिखा है कि किस तरह से लेखिका का बचपन बीता, ठीक है ना। अब देखिए, लेखिका हमें बताना चाह रही है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। लेखिका हमें किधर ले जा रही है? लेखिका हमें अपने बचपन की ओर ले जा रही है। लेखिका का जो बचपन रहा है उसकी तरफ ले जा रही है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, है ना। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती है। और लेखिका कहती है, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती है। लेखिका ने, या तुम्हारी नानी भी, लेखिका ने जब यह पाठ लिखा है तब की बात कर रही है लेखिका कि मैं तुमसे कुछ इतनी भी बड़ी हो सकती हूँ कि मैं तुम्हारी दादी या तुम्हारी नानी हूँ। हालांकि वह अपने बचपन की बात लिखेगी, लेखिका अपने बचपन की बात लिखेंगी, लेकिन अभी जो लिखते समय जो लेखिका की उम्र है उसकी बात कर रही है कि मैं हो सकता है तुम्हारी दादी या नानी के बराबर उम्र की रही हूँ अभी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी, या बड़ी बुआ आपकी या बड़ी मौसी के बराबर उनकी उम्र जिस समय ये पाठ लिखा इन्होंने। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर भी पुकारते हैं, और परिवार में लेखिका को किस नाम से पुकारते हैं? जीजी कहकर। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा, यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। अब लेखिका को यूं लगने, जैसे जैसे उसकी उम्र बड़ी है, लोग उसे, परिवार के सदस्य उसे जीजी कहकर भी पुकारते हैं, और उम्र बड़ी है तो लेखिका को महसूस होने लगा है कि कुछ कुछ सयानी हो गई हूँ। सयानी का मतलब होता है बड़ा या समझदार। सयाना का क्या मतलब होता है? जब यहाँ लिख भी देता हूँ, सयाना का मतलब होता है बड़ा या समझदार, ठीक है। तो कुछ कुछ सयाना महसूस करने लगी, अपने आप को बड़ा समझदार बना हुआ महसूस करने लगी है, क्योंकि उम्र बढ़ गई है। परिवार के सारे सदस्य हैं वो भी उस उम्र के लिहाज से उन्हें जीजी कहने लगे हैं। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, और इसका कारण क्या है? क्योंकि उनकी उम्र काफी हो गई है, क्योंकि उनका जन्म है वो पिछली शताब्दी में हुआ था। जैसे अभी कौन सी शताब्दी चल रही है बेटा? 21वीं शताब्दी चल रही है, और पिछली शताब्दी थी 20वीं। लेकिन लेखिका का जो जन्म है वो 19वीं शताब्दी में हुआ था ना। 19वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ, 20वीं शताब्दी में तो, हाँ। अब देखिए, इसमें शताब्दी शब्द का क्या अर्थ दिया हुआ है? 100 सालों का समय। 100 सालों का समय होता है ना, उसको कहते हैं शताब्दी। यहाँ लिख देता हूं मैं, 100 सालों का समूह भी कहते हैं इसको, या समय भी कह सकते हैं।
100 सालों का जो समय होता है उसको हम शताब्दी कहते हैं ना। पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। लेखिका कहती है कि मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं और पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, ये रंगों के नाम हैं। इन रंगों के कपड़े वे पहनती रही है लेखिका। और अब क्या बदलाव आया है? अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो। अब सिर्फ सफेद पहनने का ही मन करता है, उन रंग बिरंगे कपड़ों का मन नहीं करता, क्योंकि वे तो बचपन की पसंद थी ना। बचपन में वे सारे रंग अच्छे लगते थे, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे सिर्फ सफेद पहनने का ही मन करता है। गहरे नहीं, हल्के रंग पहनने का मन करता है। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पिछले दशकों में, बेटा ये दशक शब्द का मतलब होता है 10 वर्ष का समय। दशक का मतलब होता है 10 वर्षों का समय। तो मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी है। पिछले कुछ दशकों में ना, एक दशक होता है 10 वर्षों का समूह, तो बहुत सारे 2-3 दशक की बात कर रही है लेखिका। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकरवाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। लेखिका ने जो जो पहना है, जिस तरह की जो ड्रेस है जो वो पहनी है, उन सब के बारे में बताया कि मैं किस तरह से पहले पहनावा था मेरा, और उस पहनावे में किस तरह से धीरे धीरे बदलाव आता गया। तरह तरह के रंग जो पसंद थे उसकी जगह अब सिर्फ और सिर्फ सफेद रंग अच्छा लगता है। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। बचपन में जो लेखिका ने फ्रॉक पहने हैं वह तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। फ्रिल का मतलब होता है झालर। तो तरह तरह के उन्होंने कपड़े पहने हैं, और उन सारे कपड़ों के बारे में लेखिका की उम्र बढ़ गई है, वृद्धावस्था की तरफ है लेखिका। लगभग 60-70 के लगभग उम्र हो गई है जब ये पाठ लिखा। लेकिन इस समय में भी, इतनी उम्र गुजरने के बाद भी उनको बचपन वाले दिन याद हैं, और बचपन के दिनों में वे जैसे कपड़े पहना करती थी, किस रंग के, कैसे, सारे के सारे उन्हें याद हैं। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। अब लेखिका अपने दिनों की बात करती है कि उन दिनों क्या था। फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। बालों में रिबन डालने का, रंग बिरंगे रिबन, और फ्रॉक की ऊपर वाली जेब में रुमाल, इन दो का चलन था उस समय। अलग अलग समय में अलग अलग चीजों का चलन होता है, अलग अलग फैशन होती है। तो लेखिका के समय जो फैशन थी, उस फैशन के बारे में उन्होंने बताया कि उन दिनों कैसी फैशन थी। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी, और जिस तरह का उनके चलन था उसी चलन में उन्होंने और क्या क्या देखा कि लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक भी पहना है जिसके नीचे फर टंकी रहती थी, फर, झालर, इस तरह से ना। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। इस तरह से उनका जो शुरुआती बचपन के समय का जो पहनावा रहा है वह पहनावा था। उस पहनावे के बारे में लेखिका ने बताया कि बचपन में किस तरह के कपड़े पहना करती थी। मुझे अपने मोजे, स्टॉकिंग भी याद हैं, और उनको अपने जो मोजे हैं, स्टॉकिंग है, वे भी याद हैं कि वे किस तरह के मोजे पहना करती थी। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। और देखिए आजकल अपनी स्थिति क्या है, हम अपना कोई भी काम खुद नहीं करना चाहते, हम सारे काम अपने घर वालों से करवाना चाहते हैं। लेकिन लेखिका के बचपन के समय की बात देखिएगा, वे सारे काम हैं जो खुद करती थी, चाहे मुझे धोना हो या और कोई काम करना हो। नौकर नौकरानी उनके घर में थे,
फिर भी ये काम स्वयं करती थी। और हमें भी इससे सीख लेनी चाहिए, अपने जो भी काम हो जितने हम खुद कर सकें वे सारे के सारे हमें स्वयं ही करने चाहिए, और घर वालों की इस तरह से सहायता भी करनी चाहिए उनके काम में भी, और अपना काम भी खुद करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी आदत होती है। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे, और ये इतवार की सुबह, इतवार क्या बेटा, इसका नाम है इतवार। छुट्टी का दिन कौन सा होता है, उसे कहते हैं इतवार। रविवार के लिए शब्द आया यहाँ इतवार। तो हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। देखो क्या क्या काम खुद करते थे, जूते और जुराब वगैरह धोते थे, और जूतों को पॉलिश भी खुद करते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं है जूते पॉलिश कैसे करते हैं, और हर काम को, छोटे मोटे काम को तो वो है ही समझते हैं, नीचा समझते हैं कि जूते जुराब मैं कैसे धोऊं, है ना, मैं कैसे पॉलिश दूं, गंदा लगूंगा। लेकिन ऐसी बात नहीं बेटा, अपना काम करते समय, काम कोई सा भी छोटा नहीं होता, अपना काम करते समय कोई गंदा नहीं लगता। इसलिए अपने जितने भी काम होते हैं उन्हें हमेशा खुद करना चाहिए, अच्छी तरीके से करना चाहिए। इस तरह यहाँ सर्वर जो नाम दिया उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ, ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक के द्वारा आया हुआ शब्द है, ठीक है। मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, देखिए क्या कह रही है, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। हालांकि जो बूट है पहले पॉलिश करने पर ही काम आते थे, लेकिन आजकल जो बूट है वो तरह तरह के आ गए हैं, नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि यह पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह हैं। आरामदेह का मतलब होता है आराम देने वाले। ये जो शब्द है ना आरामदेह, इसका मतलब होता है आराम देने वाले। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। तो देखिए कहना होगा पहले वाले जूते कहीं ज्यादा आरामदेह होते थे। लेखिका एक क्रिटिसाई कर रही है कि पहले जो जूते होते थे वो कहीं ज्यादा आरामदेह होते थे ना। अब क्या आरामदेह कैसे होते थे, हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। मिलते तो जूते और इलाज छालों का शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि जो नए जूते मिलते थे वे जब पहनते तो पैरों में एक बार तो छाले हुए बिना रहते ही नहीं, एक बार तो पक्का ही छाले हो ही जाते। इसलिए जैसे ही नए जूते आते तो छालों का इलाज भी साथ साथ जरूरी हो जाता था। ऐसा दौर था जब कभी लंबी सैर पर निकलते। सैर का मतलब होता है भ्रमण, हाँ? जब कभी लंबी सैर पर, लंबे भ्रमण पर निकलते, घूमने के लिए निकलते तो अपने पास रुई जरूर रखते। क्यों रखते रुई? जूतों में पीछे की तरफ लगाने के लिए, है ना, पैरों में जो छाले हो जाते हैं इसलिए रुई लगाते थे जिससे कि वो छाले कम दर्द करें। जूता लगा हो, जूता लगने का मतलब यही था जूते से छाला हो जाना। जूता कहीं ज्यादा कड़ा हो, कहीं ज्यादा स्पर्श करे और वहां से वहां पर छाला हो जाए उसको कहते हैं जूता लग गया। वैसे जूता लगना एक अलग भी हो सकता है। जूता लगना जैसे किसी ने बदमाशी के जूते लगाए गए उसका ना पीटा गया तो भी वो जूता लगना ही होता है ना। लेकिन यहाँ जूता लगना का अर्थ कुछ और है ना। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर, और जूता लगते ही रुई को कहाँ डालते? मोजे के अंदर, पैर के पीछे की तरफ जहां भी छाला हुआ है वहां मोजे में उस तरफ उस जगह रुई डाल देते थे जिससे कि उस छाले पर दर्द न हो। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है, और लेखिका का मानना है क्योंकि लेखिका ने हमारे बचपन के दिनों को भी देखा है और अपने बचपन के दिनों को भी देखा है। तो लेखिका तुलना करती है हमारे बचपन से कि हमारे और तुम्हारे बचपन में बहुत फर्क हो चुका है। फर्क का मतलब होता है बेटा अंतर, फर्क, बहुत अंतर आ चुका है हमारे और तुम्हारे बचपन में। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। इसमें देखो दो शब्द आए, एक तो ऑलिव ऑयल और एक है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल का मतलब होता है गाड़ी चिकनाई वाला तेल।
और ऑलिव ऑयल का मतलब होता है जैतून का तेल। ये दो शब्द हैं। ऑलिव ऑयल का मतलब होता है जैतून का तेल। ऑलिव ऑयल। और केस्ट ऑयल का मतलब होता है गाढ़ी चिकनाई वाला तेल। गाढ़ी चिकनाई वाला तेल। तो लेखिका कहती है हमें हर शनिचर, शनिचर का मतलब होता है शनिवार, शनिवार होता है रविवार से ठीक है एक दिन पहले, हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या केस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी, और जैसे ही शनिवार की सुबह होती लेखिका को पहले से लग जाता कि ये तेल तो हमें पीना ही पड़ेगा, घर वाले जबरदस्ती उन्हें पिलाते ही थे। तो नाक में इसकी गंध वो पहले से आने लग जाती, पहले से महसूस होने लग जाता कि जैसे हम वह तेल पी रहे हैं। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती है। देखो इसमें एक शब्द आया मितली। मितली का अर्थ था उल्टी, जिसे उल्टियां भी कह सकते हैं या क्या भी कह सकते हैं। मितली है ना, उल्टियां, या दूसरे रूप में कैब भी कहते हैं, वमन भी कहते हैं ना। तो जैसे ही छोटे शीशे की जो गिलास थी जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, कोई इतनी खुराक देनी है ना, खुराक के लिए निशान रहते थे, तो उन्हें देखते ही, जैसे ही उन निशानों को देखती या उन गिलासों को देखती, देखते ही उन्हें पहले से ही उल्टी होने लग जाती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा, तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। और लेखिका को आज भी पता है कि अगर वह दवा नहीं पीते, शनिवारी दवा, शनिवारी दवा क्यों कहा लेखिका ने इसको, शनिवारी दवा क्यों कहा, क्योंकि ये शनिवार के दिन उनके घर वाले उनको शनिवार के दिन, हर शनिवार के दिन पिलाते थे, इसलिए लेखिका ने उस दवा का नाम ही दे दिया शनिवारी दवा। तो ये शनिवारी दवा, लेखिका का मानना है कि अगर हम ना भी पीते तो भी ज्यादा कुछ बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। सेहत का मतलब होता है बेटा स्वास्थ्य, सेहत। आप जैसे इंग्लिश में हेल्थ बोलते हैं, हाँ, हिंदी में उसी को कहते हैं स्वास्थ्य, आरोग्य। तुम्हें बताऊंगी, लेखिका आगे और बता रही है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। और लेखिका हमें बता रही है कि देखिए बहुत कुछ परिवर्तन आ चुका है समय के साथ में, और हमारी और तुम्हारी दिलचस्पियां, जो रुचियां हैं, उनमें भी बहुत फर्क आ चुका है। दिलचस्पियां का मतलब होता है बेटा रुचियां। इसमें एक ध्यान रखना बेटा, ये जो मैंने रू लिखा है ना, छोटा रू लिखा है ना, ऊ की मात्रा छोटी लगाई, छोटी लगाते हैं तब ये जो रे वाली लाइन है ना, इसी से नीचे निकलती है ना, इसी से अगर निकलती है तब तो ये छोटा रू है। और अगर यहाँ थोड़ा सा ऐसे होके ये लाइन यहाँ नीचे से आती है तब ये बड़ा रू है ना, ये इस तरह से रहे तब तो बड़ा, और ये हो तो छोटा। इस चीज का ध्यान रखना। मैंने छोटा रू लिखा है, अगर छोटे की जगह बड़ा कर देते तो उसका उच्चारण भी गलत, वो तो अलग हो जाएगा और ये शब्द भी गलत हो जाएगा। तो जहाँ छोटा हो, छोटे ऊ की मात्रा होती है रे में, उसको भी ध्यान से देखें, वो वही लिखें, और जहाँ बड़े की लगानी हो तो वहां बड़े की लगेंगे। आज हम इस पार्ट को यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें हमने देखा, जितना भी जो पार्ट पढ़ा था उसमें मैंने बहुत सारे शब्दार्थ भी लिखवाए हैं आपको। तो ये सारे शब्दार्थ हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, और फ्लिप लर्न पर भी मैं होमवर्क दूं तो फिर वहां भी आपको इनको दिखाने हैं, वहां पर भी आपको फोटो अपलोड करनी है। ये सारे के सारे शब्दार्थ आपको करने हैं। आज के लिए आपका यही कार्य रहेगा।
ठीक है, और ये पार्ट हम यहीं आज के लिए यहीं छोड़ते हैं। अगला जो हिस्सा है इस पार्ट का पेज संख्या 7 से कल हम पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है बेटा।